नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सीएम मोहन यादव ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम यानी कि करीब 1 से 1.5% पहुंच गई है। यह आंकड़ा बेहद प्रभावशाली भी दिखता है और लोगों को आश्चर्यचकित भी करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर 100 में से केवल 1.5 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा जहां सरकार की कार्य कर्तव्य निष्ठा और लोगों के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और युवा जो हैं इस आंकड़े पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। कुछ युवा कह रहे हैं कि ये आंकड़े शायद उतने सटीक नहीं हैं, क्योंकि 100 लोगों से अगर बात करेंगे तो उनमें से कम 10-15-12% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। पर दिक्कत यहां आती है रोजगार की डेफिनेशन में कि किसे रोजगार माना जाता है, किसे नहीं माना जाता। जो भी हो, जिस भी आधार पर हो, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छे राज्यों की स्थिति में इस वक्त है। त्रिपुरा के बाद देश में सबसे कम बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। और इस आंकड़े को लेकर के कौन इस पर यकीन कर रहा है कि किसे नहीं हो रहा इस पर भरोसा, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेरोजगारी आंकड़ों को लेकर क्या कहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर क्या बोले हैं सीएम, सुनिए। राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर कम है, लेकिन स्थानीय युवा क्या सोचता है? कुछ जिलों से हमने स्थानीय युवाओं से बात की और उनको कहा कि क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी दर वाकई में इतनी कम है? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, जरा सुनिए। तो ये दावा पूर्णतः असत्य माना जाएगा। अगर इसको प्राइवेट में जोड़ करके देखा जाता है तो हमको उसमें भी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रोजगार की कैटेगरी क्या है। क्या 18 साल के ऊपर वाले को हम बेरोजगार मान रहे हैं या 24 साल के ऊपर वाला बेरोजगार है? तो दावों का सवाल है, दावा तो लोग काफी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं एम्प्लॉय बताऊं तो मैं प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ और पिछले 44 सालों से आज तक मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी की दर कम हुई होगी। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही है। अभी भी लोग पढ़ के निकलते जा रहे हैं, ग्रेजुएशन होते जा रहा है, उसके बाद भी बहुत से लोग भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं लग पा रही है। पॉसिबल ही नहीं है कि बेरोजगारी की दर 1.5% हो गई हो। ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं सिर्फ और सिर्फ। दावा सरकार का है या कांग्रेस का है या भाजपा का है, जितनी भी सरकारें आती हैं और जाती है, दावा जरूर करती है कि मध्य प्रदेश ने युवाओं के लिए रोजगार के नए नए साधन खोल दिए हैं या फिर इतने % जो है रोजगार के साधन बचे हैं, लेकिन ये सब हवाबाजी है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय है, मैं नवीन कुशलानी हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी तो अभी वैसे ही है, बेरोजगारी में कोई वो नहीं हुई है, एज इट इज है बेरोजगारी। जो बजट 2026 का है, ये रोजगार के नए अवसर लेके आया, जिसमें सिस्टम से मतलब 5 सालों में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनलों को जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख केयर गवर्नेंस और ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य एवं यूनियन स्थापित किए जाएंगे। गरीबी से ज्यादा मेन यहाँ पे भ्रष्टाचार, जो अपने देश में भ्रष्टाचार हो रहा है और गरीबी है वो बेरोजगारी से ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल, तो सरकार को इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी आप सोच रहे थे कि सरकार ने 1.5% बताया है, देखिए ये सरकार है, अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। अगर बेरोजगारी देखना है तो आप देखिए उन काउंटरों पे जहाँ पे 10 वैकेंसी के लिए 10,000 बच्चे खड़े होते हैं। गांव चूल्हे चूल्हे में आज बेरोजगारी दिख रही है। मुझको तो लगता है 10% से 15% तक बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जो गांव में ये नशे का कारोबार बढ़ रहा है, मुझको तो सबसे बड़ा उसमें वो लग रहा है कि आज। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, दोनों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुनिए। भी मध्य प्रदेश में जो है बेरोजगारी की दर लगभग 10% से ज़्यादा है और यही दर जो है राष्ट्रीय औसत है। तो फिर आपका प्रदेश
हमारा प्रदेश पूरे देश से अलग कैसे हो गया, जहाँ पूरे देश में 8 से 10% बेरोजगारी दर है और आप कह रहे हैं कि 1.5% है। आपने तो मोदी सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। आपके ये पूरे दावे भ्रामक हैं, झूठे हैं और मध्य प्रदेश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। और वैसे भी आपकी सरकार अब बेरोजगार को बेरोजगार कहाँ मानती है? देखिए, मध्य प्रदेश में संस्थागत बेरोजगारी की दर लगातार गिरावट की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निवेश को लेकर के अपार स्तर के प्रयास किए हैं, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो, विदेशों में टूर हो, अन्य शहरों में रोड शो हो, उसके सार्थक और सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। करीबन 1.5% के आसपास बेरोजगारी दर ऑफिशियल तौर पर रह गई है और लगातार मध्य प्रदेश एक विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, जहां युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार है और हर संभव तरीके से, चाहे वह सेल्फ एम्प्लॉयड हो अथवा शासकीय सेवाओं में या किसी कॉर्पोरेट में या अन्य माध्यमों से, सभी की आजीविका की चिंता करने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल यह है, मध्य प्रदेश में 1.5% बची बेरोजगारी, सीएम के दावे पर सियासत भारी। क्या बेरोजगारी की परिभाषा बदलने से बदलेंगे हालात या सच में हो गया है एमपी का जबरदस्त विकास? कांग्रेस बोली बेरोजगार बढ़े बस आंकड़े में घटे, बीजेपी बोली विपक्ष सियासत ना करे। एमपी में बेरोजगारी दर है बस 1.5%, विपक्ष को सरकारी आंकड़ों पर क्यों है शक? सीधा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उन मेहमानों का, एक एक कर आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। अजय जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ युवाओं की बात करने के लिए रणजीत रघुनाथ हैं, NEYU के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई एक संस्था है और ये यूनियन ऐसे युवाओं की बात करती है जो पढ़े लिखे हैं और उनके जो मसले हैं, खासतौर से रोजगार जैसे मसले, शिक्षा के मसले, उससे लेकर के आगे बढ़ती है। रणजीत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले रणजीत, आपसे ही बात कर लेता हूं। 1.5% की बात कही गई है और यह आंकड़ा खुद मोहन यादव जी ने नहीं दिया है, एक राष्ट्रीय सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने आंकड़ा दिया है। क्या कहेंगे आप, इस पर भरोसा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में बेरोजगार त्रस्त है। सरकार नाम बदलकर और आंकड़ों की बाजीगरी करके मस्त है। आप मध्य प्रदेश की हालत देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार लगातार आंदोलनरत है। चाहे आप व्यापम की स्थिति देख लीजिए, चाहे MPPSC की स्थिति देख लीजिए। व्यापम में पिछले, यदि हम बात करें पिछले सालों में, तो 2021 में व्यापम में जो टोटल वैकेंसी निकली थी वो 5000 के करीब, 22 में 4000, उसके बाद 23 में जब चुनाव थे तो 25,000, उसके बाद 24 में 700 के लगभग, टोटल मिला के 35,000। जबकि शिवराज जी ने 2023 में लगातार 1 लाख की बात करी थी। PSC की यदि हम बात करें तो PSC में भी पिछले 10 सालों में बहुत कम पोस्ट निकली है। 2024 में हमने एक बड़ा आंदोलन PSC के समक्ष किया था, तब मोहन जी ने हमको बुलाकर कहा था कि जो पोस्ट कम निकल रही है और जो दूसरी समस्या उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, MPPSC जो कई सारे विभागों की एग्जाम लेती है, उस MPPSC में 100, 110, 150, 155 ऐसी पोस्ट केवल निकल रही है। आप देखेंगे तो इन्होंने खुद 2023 में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दिया था कि लगभग 33 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये आंकड़ा घटता जा रहा है, जबकि व्यापम और PSC दोनों के आंकड़े यदि आप देखेंगे तो रोजगार उतना नहीं निकला है। मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी वैकेंसी है जो जब चुनाव आता है तो आती है। जैसे आप पटवारी का देख लीजिए, आप SI की वैकेंसी देख लीजिए। तो हमारा सीधा सवाल सरकार से है कि यदि सरकार जो भी तमाम दावे कर रही है तो सरकार श्वेत पत्र लेकर आए, विधानसभा के अंदर एक कमेटी बनाए जो निष्पक्ष होकर आंकड़ों को जारी करे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब भी RTI लगाई जाती है, कोई सवाल पूछा जाता है, तो सरकार या तो आंकड़े जारी नहीं करती या फिर जवाब मिलता है कि अभी इस पर काम चल रहा है। और एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के साथ जो घपले, घोटाले और पेपर लीक है, वो भी एक बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में लगातार पेपर लीक और घपले घोटाले होते हैं। पटवारी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी भी आज तक जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी चाहे वो जांच रिपोर्ट ले सकता है। हमने RTI लगाई लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है। तो ये केवल कह देने भर से नहीं होता है,
इसके आंकड़े और रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जितेंद्र जी आपका रुख कर लेता हूं। देखिए, आंकड़ों को लेकर के बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन ये जो आंकड़ा आया है ये आज का आंकड़ा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, पीएलएफएस जिसे कहा जाता है, उसका आंकड़ा है और ये कुछ दिन पहले आया है और ये बताता है कि देश में त्रिपुरा के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम बेरोजगारी है। तो इस आंकड़े को सीएम ने आज रखा है। क्या आपको पीएलएफएस के आंकड़े भी थोड़ा गड़बड़ लग रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो कि ये जो सर्वे जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसी तरह की एक संस्था है जिसने एनसीआरबी ने आंकड़ा दिया था कि मध्य प्रदेश का 25% युवा नशे की चपेट में है, जेलों में बंद है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मध्य प्रदेश की यथास्थिति को झूठ की तरह परोसने का काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। उस हिसाब से इन्होंने शायद यहां मध्य प्रदेश को बेरोजगार मुक्त कर दिया हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नाम खत्म कर दिया है, इसलिए उन्हें बेरोजगारी के आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आज भी मध्य प्रदेश के पोर्टल पर 38 लाख युवा आकांक्षी रोजगार की तलाश में बैठा है। ये कौन सा आंकड़ा ले आते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आप ये देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुड़ की खेती करने की बात कर रहा हो कि गुड़ लगाइए, गुड़ काटिए, गुड़ की पैदावार कीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरह के मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 1 बीघे में 50 कुंटल पैदावार कराने के दावे कर रहे हो, आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है उस प्रदेश की। निश्चित तौर पर झूठे आंकड़े, जैसा अभी आपने देखा किसी और वक्ता ने भी कहा कि श्वेत पत्र जारी कर दो ना। हम तो ये बैठे हैं कि हमें बेरोजगारी का आंकड़ा श्वेत पत्र में बता दीजिए कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। ये जो 38 लाख युवा रजिस्टर्ड है, अभी बिना रजिस्ट्रेशन की तो बात ही नहीं हो रही। आप ये बता दीजिए कि निवेश कितना आया मध्य प्रदेश में और रोजगार के अवसर कितने पैदा हो गए। ठीक है, आंकड़ा जारी करने को तैयार नहीं, श्वेत पत्र देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि मध्य प्रदेश में 11% से ऊपर महंगाई बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन आपको तो हर तरफ हरा दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार झूठे आंकड़े कौन पेश करती है, इससे इसका क्या फायदा होता है। सिर्फ ये जनता की आवाज को दबाने के लिए बात करती है, सिर्फ ये विरोध को कम करने के लिए झूठे आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय जी आपके पास। अजय जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारों की जगह रोजगार आकांक्षी युवाओं का नाम परिवर्तन कर देती है, उनका नाम भी बदल देती है। तो उस लिहाज से तो बेरोजगार अब कोई नहीं है प्रदेश में, अब सब आकांक्षी हैं, आकांक्षी युवा हैं ये रोजगार के। तो अगर वैसे देख रहे हैं तो फिर तो 0% है हमारे यहाँ। लेकिन ये जो पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं, इसको लेकर के युवा और कांग्रेस दोनों यकीन नहीं कर रहे हैं इस पर। उनका कहना है कि आपने जो भी डेफिनेशन बनाई है, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है इसको निकालने की, उसको लेकर हमें यकीन नहीं हो रहा। क्या तर्क देंगे आप सर इस पर? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए तेजी से काम किया गया है और इसी की पुष्टि पीएलएफएस के आंकड़े भी करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर गिर के 1.2% के आसपास पहुंच गई है। ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये सरकार की रोजगार उन्मुखी नीतियों का परिणाम है। आपने देखा होगा पिछला वर्ष सरकार द्वारा उद्योग के लिए, निवेश के लिए समर्पित किया गया था, जिसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट, रीजनल इंडस्ट्रियल समिट जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो। अजय जी आपकी आवाज ठीक ढंग से मिल नहीं पा रही है, एक बार फिर से आप बात करेंगे हमसे प्लीज? जी अजय जी कुछ दिक्कत आ रही है, हमिंग बहुत ज्यादा है। एक बार आप अपने शर्ट से माइक को थोड़ा दूर करेंगे क्या, शायद उसकी वजह से हो। ठीक है अजय जी बोलिए प्लीज। अभिलाष जी अभी आ रही है? बिल्कुल थोड़ी दिक्कत है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं इस तकनीकी खामी को दूर करने के बाद। मैं जल्दी से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आ जाता हूं। तब तक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पीएलएफएस के जो आंकड़े हैं, क्या इस पर यकीन किया जाए? वाकई में मध्य प्रदेश में 100 में से केवल 1.5 या 2% लोग बेरोजगार, ये बहुत बड़ी चीज, 2 लोग बेरोजगार है 100 में से,
क्योंकि युवा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भाई इस आंकड़े को, इस सर्वे को हम गलत कैसे ठहराएं अगर उसमें परिभाषा ही ये दी गई है, परिभाषा के हिसाब से अगर वो सर्वे कर रहे हैं। और एक और बड़ा सवाल सर ये होता है कि ये सर्वे होता कैसे है, इसको लेकर के भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं। क्योंकि किसी भी बेरोजगार युवक ने ये नहीं कहा कि कोई ने आके हमसे पूछा हो कि भाई आपके पास रोजगार है या नहीं। ये अंदर रूम में बैठ करके हो जा रहा है सर्वे, या किस डाटा को आधार बनाकर हो रहा है, इस पर भी सवाल है। देखिए, बड़े अच्छे टॉपिक पर आप डिबेट लेके आए हैं अभिलाष जी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे पहले ये समझना चाहिए, हमारे पैनलिस्ट साथी भी बैठे हैं, आप भी हैं, कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो लेबर फोर्स है हमारे पास टोटल किसी भी स्टेट का या कंट्री का, लेबर फोर्स में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम टोटल लेबर फोर्स का भाग दे दें और 100 से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं, तो जो आंकड़ा आता है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए, देखिए, जब कोई चीफ मिनिस्टर किसी सर्वे रिपोर्ट को आधार मानकर दावा करते हैं तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो डेटा ऑफिशियल होगा। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये सर्वे होता कैसे है। देखिए, सर्वे का सीधा आंकड़ा है कि जो टोटल रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कितने को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है और कितने सीकर हैं। मेनली यही है, रजिस्टर्ड है उसमें कितने पा चुके हैं और कितने एट प्रेजेंट सीकर हैं, उसका कहीं ना कहीं उन दोनों डेटा के साथ परसेंटेज निकाल के हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। देखिए, जो डेटा है रिपोर्ट का, उसके तहत 3 राज्य, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3 राज्यों में ही, मतलब ये टॉप स्टेट्स हैं कंट्री के, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1 to 1.5 और 1.6 के अराउंड मानते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हो सकता है कि उनका आंकड़ा जो उनको डेटा बताया गया उस आधार पर वो सही बोल रहे हो। देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि कुछ समय से मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर बड़ा काम हुआ है। और आप जानते हैं कि शासकीय नौकरियां केवल रोजगार उपलब्ध कराने, और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल लेबर फोर्स होता है। वेल लेबर फोर्स क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कई बहुत हाईली क्वालिफाइड युवाओं को नौकरी मिल रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में आते हो, वो नहीं आते हैं। केवल लेबर फोर्स जो टोटल है, तो लेबर में तो जो इंटेलेक्ट आदमी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या दूसरे डॉक्टर्स तो हालांकि बेरोजगार नहीं है, इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, दूसरी जो स्ट्रीम में लोग पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो केवल लेबर फोर्स वर्ड यूज करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लगभग 1-1.25 साल से जो इनिशिएटिव लिया है, हो सकता है कि उसका बड़ा प्रभाव स्टेट के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर पड़ा हो, जिसके कारण इसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला हो। ठीक, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो टोटल फोर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम, संख्या कम हो गई है, यानी कम होना तात्पर्य रेट का डाउन हो जाना होता है। तो मुझे लगता है कि उसी रेट के आधार पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में जो दूसरे राज्य हैं, यहां लोग रोजगार पाने की स्थिति में आ चुके हैं या बेरोजगार लोग कम हो चुके हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य है केवल लेबर फोर्स से उसको अपन रीड कर सकते हैं। इसको चाहे कि ओवरऑल अगर पढ़ते हैं तो उसके डेफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास आऊं उससे पहले एक बार फिर अजय सिंह यादव जी से जुड़ने की कोशिश करूंगा। अजय जी, आपसे मेरा सवाल मैं बदलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने एक जमीन दी है मुझे तैयार करने की इस सवाल को, और सवाल यह है कि हम बेरोजगारी का आंकड़ा निकालते हैं उन युवाओं की संख्या से जो रजिस्टर्ड हैं अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर, अनएम्प्लॉय यूथ के तौर पर, और मध्य प्रदेश में इतनी जागरूकता है नहीं कि हर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ, वो जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है। तो क्या हम इससे वास्तविक आंकड़ा मांग सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक और आंकड़ा होता है जिसे कहा जाता है CMIE, ये कहीं ज्यादा बेरोजगारी दर दिखाता है, और ये भी NSSO के ऑफिस के अंतर्गत ही ये संस्था भी आती है।
तो ऐसे में बड़ा विरोधाभास है। क्या आपको लगता है वास्तविक स्थिति हम बता पाते हैं इस तरह के पीएलएफएस रिपोर्ट के माध्यम से? देखिए अभिलाष जी, पीएलएफएस की रिपोर्ट से ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने रोजगार सृजन के लिए जिस तरह के कदम उठाए उसके परिणाम मिले हैं और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है। 1.2% बेरोजगारी दर होना ये सरकार की उपलब्धि दिखाता है और ये सरकार की नीतियों का परिणाम है जो सामने। मैं पूर्व में भी इस बात को कह रहा था कि पिछला वर्ष जिस तरह से रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश के लिए हमारी सरकार ने समर्पित किया, 33 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश के करार इस मध्य प्रदेश में हुए, जीआईएस से लेकर रीजनल इन्वेस्टर समिट तक, और 10 लाख करोड़ के निवेश जमीन पे उतर चुके हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिला। और साथ ही रोजगार के लिए चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, स्वरोजगार हो और अन्य भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिला और लगातार हमारे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिला। और सरकारी रोजगार की अभी हमारे एक साथी ने बात उठाई थी, तो सरकार ने सभी विभागों के लिए कैलेंडर जारी किया, सभी विभागों में खाली पदों को लगातार भरने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने काम किया है और सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये उन्हीं सब के परिणाम है जो सामने दिख रहे हैं। 1.2% बेरोजगारी दर ये उत्साह बढ़ाती है और आगामी समय ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश में मैं कांग्रेस पार्टी को भी सुन रहा था, आप केवल आंकड़ों की बात करते हैं जबकि जमीन पे काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, तो उसके परिणाम सामने है। तो कांग्रेस को क्या इससे आपत्ति है कि प्रदेश में बेरोजगार नहीं बच रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी जो ढोल और बैंड बजवाने की और ढोर चराने की नौकरी देना चाहती थी कमलनाथ की सरकार, तो क्या उन्हें इससे दिक्कत है कि प्रदेश के नौजवान को क्यों रोजगार मिल गया है? ये निश्चित ही मध्य प्रदेश के रोजगार की दिशा में एक बड़ा रास्ता खुला है और ये निश्चित ही डॉक्टर मोहन यादव जी की दूरगामी सोच का परिणाम है। ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये जो लगातार उनके प्रयास हैं उसका परिणाम दिखने लगा है। और आपको समझना पड़ेगा कि आज रोजगार केवल और केवल सरकारी रोजगार नहीं होता है। जो स्वरोजगार, एमएसएमई, हमारी सरकार की जो स्कीमें, देश में 10 साल पहले 1 लाख एमएसएमई नहीं होते थे, आज 7 करोड़ एमएसएमई काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इनके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने इन चीजों को कभी सोचा नहीं है। और ये निश्चित मानिए अभी स्वरोजगार और रोजगार की दिशा में सरकार के कदम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश की आप स्थिति सोचिए, ये वो बीमारू राज्य था जहाँ सड़क बिजली नहीं होती थी, आज यहाँ दुनिया भर के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दिया है, उसी का परिणाम है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं रणजीत जी आपके पास। रणजीत, चूंकि बार बार रणजीत का नेटवर्क चला जा रहा है। रणजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रणजीत, हाँ रणजीत आप जी रणजीत मुझे ये बताइए कि एक बड़ी बहस इस देश में छिड़ी थी जब ये कहा गया था कि कोई अगर चाय बेच रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है, और जो बेरोजगारी की परिभाषा है वो भी ये कहती है कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए योग्य और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार अगर नहीं मिल पाता है, कम से कम 4 हफ्ते से वो सक्रिय होकर यानी रजिस्टर्ड होकर के नौकरी ढूंढ रहा हो और उसे नौकरी नहीं मिलती है, तब उसे बेरोजगार माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा युवा तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो सक्रिय तौर पर उसको नहीं ढूंढ रहे हैं। और अगर कोई बेरोजगार है और उसने कुछ जीविकोपार्जन के लिए चाय की दुकान खोल ली या पकौड़े की दुकान खोल ली तो उसे रोजगार मिल गया है, इस डेटा में सम्मिलित करना, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और क्या मानते हैं कि ये रोजगार में आता है? क्योंकि आजकल साफ सरकारें कह रही हैं कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि चाय वाले कहीं तो मजबूरी में काम कर रहे हैं पर कहीं एक सेकंड ग्रेड ऑफिसर जितना कमा भी रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ी विकट स्थिति है समाज में आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के कि किसे बेरोजगार माना जाए। एक चाय वाला 5-5 लोगों को जॉब भी दे रहा है कई जगह पर। क्या कहेंगे रंजीत? ठीक है रणजीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। यही सवाल लेकर के मैं जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी प्लीज आप बताइए, क्या मेरा सवाल जो है आप तक पहुंचा है? क्या इस तरह की परिभाषाओं को समाज में स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी निर्भरता सरकारी नौकरियों पर कम हुई है, और अब चाहे वो एमएसएमई हो या बिजनेसेस हो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं लोगों को। देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले भी बताया कि ये इतनी इन्वेस्टर मीट आपने की, 33 लाख करोड़ रुपए के
करार आपने किए, धरातल पर कितना आया आपके और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत दावे करते थे। आप एक श्वेत पत्र जारी नहीं कर पा रहे। पंजाब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है उस पर एक श्वेत पत्र जारी नहीं कर पा रहे आप। अगर आपने आंकड़े दिए हैं, अगर आपने रोजगार दिया है तो क्यों 38 लाख युवा आकांक्षी बन के बैठा है। और श्रीमान जी, असंगठित क्षेत्र में भी वो स्थिति है कि मध्य प्रदेश से पंजाब जाता है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है। आप ये बताइए कहां पर आपने रोजगार की उपलब्धता करा दी। इस तरीके के आंकड़े देने से पहले एक बार इन्हें शर्म तो आना चाहिए कि किस तरीके से हम तो लगातार, आपने देखा मोहन यादव जी से बात कर रहे हैं कि एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, 1 रुपए का धरातल पर इन्वेस्टमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के मंडीदीप की हालत देखिए, पीथमपुर की हालत देखिए, मलनपुर की देखिए और अचारपुरा की देखिए। भोपाल के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने ताबोट डिक्लेयर किया था, आज एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं है। तो इस तरीके से झूठ आंकड़े पे कितने युवाओं से बात करा दी आपने। कोई कह रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़े, कोई कह रहा है कि बेरोजगारी कम हुई है। अभी ये आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। आपके आंकड़ों में कुछ हो सकता है, आपकी फाइलों में मध्य प्रदेश का मौसम गुलाबी हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि को कमजोर किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सके। तो कृषि सेक्टर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। आपको एक बात का अभिलाष जी आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश का मंत्रालय 50% कर्मचारी रिटायर हो गया, सरकार नई भर्ती नहीं ला रही है। 50% कर्मचारियों के भरोसे मध्य प्रदेश का मंत्रालय चल रहा है। आउटसोर्सिंग का काम चलाते हैं, उस आउटसोर्सिंग में जो रेट है उससे कम देते हैं, जीएसटी भी बचा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिंग करके आप प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार की एक नई योजना चला रहे। ठीक अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से अजय जी आपके पास। अजय जी, और फाइनल कमेंट में लूंगा सत्यप्रकाश जी से। अजय जी, यहां पर सवाल देखिए, एक ये भी है कि डेफिनेशन को लेकर के बड़ी बहस है। डेफिनेशन जो हमने रखी है आकांक्षी युवाओं की या बेरोजगार युवाओं की, उसमें कहा जाता है कि कोई शख्स अगर नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई शख्स है 40 साल की उम्र में उसकी नौकरी चली गई, अब वो 40 साल की उम्र में दूसरी नौकरी खोज रहा है पर उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया है और वो खोज रहा है नौकरी, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। तो यहां इस डेटा को कितना माना जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि कम से कम स्पष्ट चीजें होनी चाहिए, किसे बेरोजगार माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है। जिन्हें आप जो अनरजिस्टर्ड हैं, अगर उन्हें नहीं मान रहे हैं तो उसका कोई रीजन है कि नहीं मान रहे हैं। क्या छोटे वेंडर आपकी नजर में बेरोजगार हैं या नहीं हैं? गिग वर्कर आपकी नजर में बेरोजगार हैं या नहीं हैं? पार्ट टाइम जॉब करने वाले सरकार की नजर में बेरोजगार है या नहीं है? केंद्र ने जो अपना आंकड़ा आता था बेरोजगारी का, उसे जो सालाना आंकड़ा आता था उसे देना बंद कर दिया है। राज्यों में भी डेफिनेशन लगातार बदली जा रही है, बेरोजगार शब्द ही हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जब सरकार करती दिखती है तो लगता है कि कुछ छुपाने की या कुछ यहां पर फॉल्स प्ले की कोशिश हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करूं मैं, तो मध्य प्रदेश अब रोजगार का एक हब बनता जा रहा है। यहाँ विकास भी और अवसर भी देश भर में सबसे अधिक दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता उस 20 साल पुरानी सरकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली घरों के लिए नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, खेतों में से बाहर निकलते थे। इंदौर, भोपाल, भोपाल सागर में, भोपाल न्यू मार्केट में बाजार 7 बजे बंद करना पड़ता था क्योंकि बिजली नहीं होती थी। आज सरप्लस बिजली वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। बड़ा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाईवे मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जो बड़े बड़े निवेशकों को यहाँ आकर्षित करते हैं। ये कहते हैं उद्योग नहीं दिख रहा है जमीन पर। देश का पहला पीएम मित्रा पार्क धार जिले में चालू हुआ है। कॉटन कैपिटल मध्य प्रदेश बनने जा रहा है देश का, आपको दिखाई नहीं देता। जितेंद्र मिश्रा तो रायसेन के हैं। BEML का कोच फैक्ट्री कारखाना रायसेन में चालू हो गया है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? घर से ही नहीं निकलते हो क्या? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी, एक बड़ी 10,000 करोड़ की स्टील फैक्ट्री का काम जमीन पे चालू हो गया है। इसी तरह से प्रदेश भर में अन्य जगहों पे काम हुए। मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा 33 लाख करोड़ के निवेश करार हुए थे, जिसमें से 10 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं। ठीक है। और ये वो एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये PLFS की रिपोर्ट है जो देश भर के सभी राज्यों के सर्वे पे आधारित है। यही तो बात है कि आप लोग आंकड़ा क्यों नहीं देते? आप लोग कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अजय जी, आप लोगों ने कितने लोगों को किस सेक्टर में रोजगार दिया है?
वो अगर आप सार्वजनिक करेंगे तो ज्यादा आपकी बातों पर यकीन होगा, क्योंकि पीएलएफएस के जो सर्वेज हो रहे हैं उनकी डेफिनेशन को लेकर मैंने अभिलाष जी आप जी देखिए अभिलाष जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में जो भी पद खाली हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की और पिछले कैलेंडर दिसंबर 2025 तक 1 लाख पद अकेले पिछले साल भरे गए हैं और बाकी सरकारी पदों में भी भर्तियां चल रही हैं। स्वरोजगार एमएसएमई के माध्यम से जो रोजगार है वो भी प्रदेश के नौजवानों को सरकार की तरफ से मिल रही है, सुविधाओं की वजह से मिल रहे हैं। सरकार एमएसएमई को आर्थिक मदद दे रही है, बिना ब्याज के कर्जा देती है, तो ये सब चीजें रोजगार की दिशा में बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा पक्ष अपना रही है। जब प्रदेश के नौजवानों के पास काम धंधा रोजगार है तो कांग्रेस के नेता परेशान। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास चलता हूं मैं। ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए सर, ये जो डेफिनेशन है बेरोजगारी की, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार जो लगातार कह रही कि हमने लाखों नौकरियां दी हैं, ये अपना एक श्वेत पत्र या विधानसभा पटल पर या सार्वजनिक मंच पर एक जानकारी रख दे कि भाई इतने हमने सरकारी पद पर नौकरी दे दी, इतने हमने एमएसएमई को मिनिमम 20,000 कमाने लायक या 10,000 कमाने लायक आदमी बना दिया, इतने हमने लोन दे दिए जो लोग कमा रहे हैं, जो लोन चुका भी रहे हैं। इससे पता चलता है कि अगर कोई 15,000 रुपए का लोन हर महीने की किस्त चुका रहा है, इसका मतलब है वो कम से कम 25-30 हजार कमा रहा है, तभी वो लोन चुका पा रहा है। ऐसा एक क्या आपको लगता है व्हाइट पेपर जैसा कोई आंकड़ा आना चाहिए ताकि पारदर्शिता और आ पाए और सरकार के ये जो दावे हैं इस पर यकीन कर पाए जनता? देखिए अभिलाष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा जानने का पुराना तरीका। जिस समय बेरोजगारी एक समस्या नहीं थी, रोजगार भी पाना भी कठिन नहीं था, उस समय रोजगार डिपार्टमेंट जो होता था, जहां पर पढ़े लिखे युवा, भाई मिडिल हो, आईटीआई हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो या ग्रेजुएट हो, वो वहां रजिस्टर्ड कर देता था और उनको वहां से डायरेक्ट, या तो उस समय आपको पता होगा कि पुराने समय में इंडस्ट्रीज भी बहुत कम थी, बड़े कारखाने हुआ करते थे और पूरे प्रदेश में गिनती में, उंगलियों की गिनती में बड़े कारखाने थे, तो उनको रोजगार भी मिल जाता था। तो वो आंकड़ा वहीं से उसी विभाग के द्वारा आता था। हालांकि विभाग ने कुछ बात से अपना रूप बदला है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम किया है जिससे कि युवाओं को दूसरे सेक्टर्स में, चाहे उद्योग हो, ट्रेड हो या इनमें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पुराना ट्रेंड जिसमें लोग रजिस्टर्ड कराने, यानी जो हाई स्कूल करके आता था, आईटीआई करके आता था, मिडिल करके आता था, वो वहां पर रोजगार कार्यालय में जाके अपना पंजीयन करा देता था। वो जो पंजीयन है, तो पंजीयन तो उसी से पता लगता है कि इतने लोग सीकर्स हैं, यानी जॉब सीकर्स हैं, यानी वो जॉब चाहते हैं। तो जॉब चाहने की परिकल्पना आज के समय में जैसे कि 2 तरीके हैं, या तो कोई जो प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, वो अगर वहां से पास आउट होते हैं तो वो जो डेटा आता है उससे भी ये पता लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं, इनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, कितनों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया। हालांकि ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी है कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि जितने प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, मैं रिटायर्ड की या जो पढ़ रहे हैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं, जो पढ़ के इनक्वालिफाइड हो चुके हैं पर्टिकुलर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में, उनको कितनों को रजिस्टर्ड किया गया है। ये एक सिस्टम दोबारा एक डेवलप होना चाहिए। परंपरागत जो तरीका है उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो और उससे तो फिर ये आंकड़े कहां पाएंगे सर? सिंपल है, अगर केवल ये देख लें हम कि कितने लोग डिग्री लेकर निकल रहे हैं और कितने लोगों को सरकार ने या एमएसएमई ने जॉब दिया, तो भी पता चल जाएगा। अगर इसमें से हम पलायन कर लें कि कुछ लोग मूव ऑन कर गए, हमारे स्टेट से बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, उसका एक रेशो निकाल लें कि हाँ एवरेज इतने लोग चले गए होंगे, तो भी पता चल जाएगा कि आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, जाहिर सी बात है, पर इन पर विश्वास हो जाए, ये विश्वसनीय रहें, ये भी सरकार को देखना होगा। क्योंकि अगर आंकड़े ऐसे रहेंगे और सरकार इन आंकड़ों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाएगी और लोगों को भरोसा नहीं होगा, तो फिर ये सरकार का मकसद पूरा नहीं करती। मैं कह रहा हूं अगर 1.5% नहीं है, 4% भी है और इस पर सरकार के इस आंकड़े पर जनता को अगर भरोसा है, 5% है, 6% है, भरोसा है, तो यह सरकार के लिए ज्यादा लाभकारी और हितकर होगा, बजाय इसके कि आप 0% कर लीजिए लेकिन लोग कहें कि इन आंकड़ों पर हमें भरोसा नहीं। तो इस तरफ भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। और यह सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं है, केंद्र सरकार ने भी जो सालाना बेरोजगारी के आंकड़े जारी होते थे मोदी गवर्नमेंट में, वो बंद कर दिए गए और उसे लेकर के पहले बाकायदा
पटलों पर जानकारी आ जाती थी निकल करके लोकसभा और तमाम जगह पर। इसे लेकर अब इस तरह का डेटा नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्थिति। यह सब जानते हैं कि पहले रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी होता था, अब लोग दूसरी तरीके से कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो एक हमें नई डेफिनेशन भी क्रिएट करनी चाहिए कि बेरोजगार किसे कहा जाएगा, और उसे लेकर के स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय सिंह यादव जी का, रणजीत रघुनाथ जी का, जितेंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।